ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकड़ा राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। आज तो उनियारो चमक रही है, उमंग भी है, कई बात है। आज उनियारो तो देखो सा चमके ही है, साथे साथे देखो सा कड़ी कड़ी कण कण वो भी चमक रही है। बिल्कुल सा। और खाली आप नहीं अठे देखो सामे जगह चौपाल में बैठा नहीं बियारो भी मुखड़ो देखो तो बड़ो प्रसन्नचित और गर्व से भरेड़ो लागे। और इरो कारण है कि देखो आज गणतंत्र दिवस है। बिल्कुल, आज वो गणतंत्र दिवस री जी की उमंग है, आज री दिन री महत्ता है। तो देखो आज अपन जी खुली हवा रे मायने सांस ले रहा हाँ, स्वतंत्र हाँ, जिको चाहो वो अपन कर सका हाँ, एक नीति नियम रे तहत। तो इरे पीछे देखो अपारा जगह स्वतंत्रता सेनानिया मोकड़ा एड़ा आदमी है जिगर त्याग और तपस्या रे बल पर आपने आ खुली हवा में सांस लेने रो अवसर मिलियो है। बिल्कुल सा। और इन अवसर ने देखो सा आप किया गवा सकते। हाँ, घर घर हर कार्यालय रे मायने झंडो फहराई जी है। बिल्कुल सा। पर देखो मोटी बात आ है भोम जी भाई के देखो अपने ओ अवसर मिलियो है। अब अपन जिके रूप में अपन आजादी मिली मेरे बात सो अपना देश है प्रगति कर रहे हैं। और ये प्रगति माने खाली देखो क्या ऊपर बैठा जिका ये काम को नहीं करे, आपना भी पूरो हक बने कि आपा भी नियम अनुसार देश हित मायने अपर कोई भी काम है वो देश हित मायने देश रे वास्ते सोचता थका अगर करसा नहीं तो वो भी आप एक अहम कदम हो से क्या भी करे नहीं कि भाई देखो गणतंत्र दिवस है नहीं जिको और संविधान रो दिवस है। हाँ, इस संविधान रे मायने देखो सा अपन अधिकार में साथे कर्तव्य भी दियोड़े आपने। बिल्कुल सा। तो बे अधिकार जिका भी है और अपन कर्तव्य है बिहार अपने पालन करना है। और सेव मोटी बात है अपन कोई भी एड़ो कदम नहीं उठावने जिके सु देश री हानि हुए। अपन हमेशा देश ने आगे बढ़ावन सारू सोचना है। अपर कर्म धर्म वही है कि अपर देश आगे बढ़े। बिल्कुल सा। रेड़ मिल सगला रहवा प्रेम सु रहवा त्याग समर्पण सु रहवा। तो देखो सा आपा पर जो देश भारत जो विश्व गुरु हो बिल्कुल तो वो बन सके पाछ। बिल्कुल सा। देखो अपन ऐसे कह समभाव होना जरूरी है। जब समभाव हो नहीं तो अपन देश रा भाव भी पूरे विश्व में बढ़ जैसी। बिल्कुल सा। तो अपन रल मिल रहना है और भाईचारे साथे रहना है। अब रहवा भी आप एक ही सोच रखनी है कि आप देश रे खातर किया काम आ सका, देश रे हित में किया काम कर सका। आप कोई कदम नहीं होना चाहिए जिके देश रे छवि पर नुकसान हुए। जन जन है जो क्या आप विकास कर सके। हाँ सा। और देश प्रगति करे देखो सा ज्ञान और विज्ञान रे साथ है। तो आप ज्ञान री बातें वास्ते चौपाल में बैठा थे। हाँ, बिल्कुल सा ओम जी भाई। तो फिर थे जटसुओं पे देखो सा उत्सुकता होगी मन रे मायने कहीं कि भाई आज आप किन विषय पर बातचीत कर सा। अरे विषय री बात करो हो तो देखो आज आप बातचीत कर सा शुष्क क्षेत्र में चारा प्रबंधन सारू सेवण घास रो महत्व इन विषय पर आज आप बातचीत कर अच्छो विषय ले रहे हो। देखो विशेषज्ञ देखो सामने बैठा है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर प्रियंका गौतम बेन। डॉक्टर प्रियंका जी आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम। तो देखो आज आप बातचीत शुरू कर लें। हाँ बिल्कुल। देखो तो पहलो सवाल हूँ कर लूं कहीं। बिल्कुल। सेवण घास तो देखो सा अपने वो कह गए नहीं कि अपर ई राजस्थान री घास है। हाँ और तो बादाम है पशुआ खातर तो बात आवे शुष्क क्षेत्र री। तो डॉक्टर साहिब सेव पहली तो माने आप बताओ कि भाई शुष्क क्षेत्र है उनसे कई मतलब है किसा किसा राज्य या किसा किसा जिला है जिका ये शुष्क क्षेत्र मायने आया करे। मैं आपको बताती हूँ ये जो शुष्क क्षेत्र है इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिड रीजन। और इसका जो मुख्य विशेषता है इस जगह की या इस जलवायु की वो ये है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। जैसे 100 से 500 mm तक वर्षा होती है और जितना पानी हमें मिलता है उससे ज्यादा नमी ये वाष्पोत्सर्जन होती है जमीन से, इसीलिए इसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। ये कई जगह फैला हुआ है, हिंदुस्तान में कर्नाटका है और भी कहीं जगह है, राजस्थान है, लेकिन जो इसका 62% भाग है वो राजस्थान में आता है और वो भी पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि
कई सारे जिले हैं, जोधपुर है, चूरू है, इन सब जिलों में ये होता है। यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल की मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बहुत कम होती है। आप पानी डालोगे वो अंदर चला जाएगा पानी, या फिर भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ की मिट्टी को ऐसे कहते हैं कि यह मिट्टी बहुत ईमानदार है, ये कुछ अपने पास रखती नहीं है, जैसी है वैसा लौटा देती है वापस ना। अगर जल्दी दे दिया तो पौधे को दे देगी, नहीं दिया तो वो उड़ जाएगा या जमीन के अंदर चला जाएगा। और इसमें यहाँ की खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ जो होता है मिट्टी में वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है इन सॉइल्स, इन वाली मिट्टी में। तो ये इसकी खास बात है और ये इसको एकदम अलग बनाती है इन्हीं बातों से। और यहाँ पर हम हर तरह की फसल नहीं लगा सकते, ये इस सॉइल की एक लिमिटेशन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी मिट्टी रे सारू और शुष्क क्षेत्र सारू। शुष्क क्षेत्र मतलब भूमि जी ये के जठे बरसात कम हुए बी क्षेत्र ने शुष्क क्षेत्र कहवे के बैठे पानी को मिले नहीं, और पानी मिले तो वह मिट्टी या तो मान ले जाए या भाप बन उड़ जाए करे। तो कम पानी वाला जगह भी क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र कहलावे, क्यों भाई साहब? हाँ। और अब आप जो विषय सारू बात करा सेवण घास रे बारे में, तो ये हमारा सगला जगह पशुपालक भाई बैठा है, ये ना थोड़ी सेवण घास रे बारे में जानकारी दो कि और इरी विशेषता व कहीं इस बारे में थोड़ी भाने बताओ सा। घासें बहुत तरह की एक बहुमूल्य वनस्पति है, जो कि राजस्थान में बहुत तरह की घास मिलती है। सेवण है, धामण है, अंजन है, इस तरह की घास मिलती है। लेकिन सेवण घास क्या है, थोड़ी ये बहुत विशेष है। इसका वनस्पतिक नाम है लेस्यूरस सिंडिकस, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है। और ये एक बहुवर्षीय पौधा है। ये एक विकसित का वो राइजोम होता है जिसे कहते हैं मिट्टी के अंदर, और ये बहुत अच्छा फैलती है। ये अंजन धामण से ज्यादा ये फैलती है ये घास ना मिट्टी के अंदर। और इसको क्या है कि बहुत पानी नहीं चाहिए। ये 100 से 300 mm बरसात के अंदर भी अच्छे से लग जाती है। आपने एक बार लगा दिया, सालों साल ये चलती रहती है। और इसी कारण से इसको हमारे क्षेत्र में घासों का राजा भी कहा जाता है, सेवण घास को। ये क्या है, हल्की मिट्टी में होती है। इसको बहुत ज्यादा मतलब भारी और उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे हल्की मिट्टी में होती है। और इसमें जो है कि कोई बाधक तत्व नहीं होता, लेकिन पोषक तत्व ज्यादा होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, सूखी घास में भी 4 से 6% प्रोटीन इसमें मिलता है। तो इसको कोई भी जानवर खा सकता है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, कोई भी इसको खा सकता है, क्योंकि इसमें कोई बाधक तत्व नहीं होता। तो किसी को जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ये एक साल में अगर हमने 1 हेक्टेयर में चारागाह लगा रखा है तो वहां से ये एक साल में 100 से 200 क्विंटल हरा चारा दे सकती है और 30 से 40 क्विंटल सूखा चारा दे सकती है। और अगर आपने बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखा है, लगाया है, तो ये 70 क्विंटल हरा चारा तक भी आपको दे सकती है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी कि सेवण घास रे मायने प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने से फिर जगह पशु है बड़े ही चाव से खावे और उत्पादन भी काफी अच्छा मिल जाए। हाँ, काफी अच्छा उत्पादन इसका होता है, क्योंकि इसका पौधा क्या है 100 सेंटीमीटर तक ऊपर चला जाता है और इसकी जड़ जो है नीचे 1.5 मीटर गहरी रहती है। तो उससे क्या है कि ये सूखता नहीं है, आप इसको बार बार काटो, अच्छा फैलाव होता है, इसीलिए इसमें उत्पादन अधिक मिलता है। और पानी भी कम चाहिए। पानी यहाँ बहुत कम चाहिए। पानी देखो, पानी कम चाहिए, उत्पादन भी एक बार लगाया पचे कितना लगाने जरूरत कौन पड़े? ये आराम से 10-20 साल तक चल जाता है। अच्छा, एक बार लगाया पचे 10-20 साल तक थाने देखने जरूरत को नहीं, लगातार और उत्पादन होता रहे। और कम पानी रे मायने सब मोटी बात है। अपन देखो डी पानी को बरसात पर निर्भर है सगला खेत, और कम पानी माने अगर एडो घास हो जावे तो पशुओं वास्ते तो बहुत ही बढ़िया रही है। कहे भी बार मैडम जी के और घास रे मायने राजा है। बिल्कुल सा। तो डॉक्टर साहिब इन फिर लगावा किन बात ताकि उनको लाभ हुआ ने मिले? इसको सेवण घास को लगाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए है। जैसे कि हमें सबसे पहले इसकी जगह का चुनाव करना है, भूमि का चयन करना है। आजकल क्या है, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, तो इसलिए क्या अच्छी मिट्टी तो हमें इसके लिए मिल नहीं सकती भोम जी भाई। तो हम उसमें क्या करेंगे, वो जगह हो जहाँ पे दूसरी खाद्यान्न फसलें नहीं होती है, वहां इसको लगा सकते हैं। कम उपजाऊ वाली मृदा में भी ये आराम से हो जाती है। और उसके लिए क्या है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि उसमें पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। पानी उसमें से निकास अच्छे से होना चाहिए और लवणीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि हम इसका सबसे पहले चयन करेंगे। और चारागाह लगाने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि चारागाह की सुरक्षा जरूरी है। चाहे तो बाढ़ करके, चाहे उसमें दूसरे कांटे वाले पौधे बाहर लगा के उसकी सुरक्षा रहेगी, तभी पौधे को विकसित होने के लिए समय मिलेगा। नहीं तो जो छोटा पौधा होगा उसका अगर जानवर पहले ही चर लेंगे तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। और उसी तरह से चारागाह के लिए इसकी सुरक्षा का बहुत ज्यादा जरूरी इसकी सुरक्षा है। और उसके बाद हम अगर खेत को तैयार करेंगे तो बाकी जैसे खाद्यान्न फसलों के मुकाबले हमें कम खेत में तैयारी ऐसे हो जाएगी। आप 1 या 2 बार खेत की जुताई करेंगे तो उसी से खेत तैयार हो जाता है। जो झाड़ियां होती है, सूखी झाड़ियां,
जो काम नहीं आती पशुओं के खाने के लिए, उनको जड़ से निकाल देना चाहिए ताकि वो चारागाह में बाद में बाधक ना बने उनके लिए। और उसको निकालने के बाद जो अच्छी झाड़ियां जैसे झड़बेरी है, वो सब झाड़ियों को अगर आप रहने भी देंगे तो वो इसको नुकसान नहीं करेंगी, और बाकी जो दूसरी चीजें उनको निकाल देना चाहिए। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें बुआई का समय ध्यान रखना है। इसकी बुआई हम बारिश के टाइम पे ही कर सकते हैं। अगर आपके पास फव्वारा है, भरपूर सिंचाई की व्यवस्था है, तब तो आप इसको बारिश के 1-2 दिन पहले भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिंचाई नहीं है तो आप इसको जब अच्छी बारिश हो जाए उसके बाद लगाएं, ताकि जमीन में थोड़ी नमी रहे। और अगर उसके बाद और बारिश हो गई तो ये और अच्छे से निकल जाती है और अच्छे से इसमें अंकुरण होता है, क्योंकि जो सेवण का बीज है ना, उसको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसका जमीन से गिरा हुआ बीज उठाते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है ओम जी भाई कि इसका जर्मिनेशन जो होता है ना, जिसे कहते हैं अंकुरण, वो बहुत कम होता है। 30% अंकुरण होता है। उसमें भी अगर हमें बराबर नमी नहीं मिलेगी तो वो उतना अंकुरण भी नहीं होता है, इसलिए चारागाह के विकास में दिक्कत आ सकती है। तो हमें बस इसका नमी का ध्यान रखना है और लगाने के टाइम का ध्यान रखना है। बारिश के आसपास ही इसको लगाएं और बारिश में लगाएं, ऊपर से पानी दे दें 1-2 दिन, तो बहुत अच्छे से इसको लगाया जा सकता है। इसकी जो बीज दर है वो इसका अंकुरण कम होने की वजह से, ये बीज इसका बहुत हल्का होता है, पर फिर भी इसकी जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है 6 से 7 किलोग्राम इसका बीज लगता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब मैं और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज की सेवण घास है वह आप जगह पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहा है, राजस्थान की बात कर लिया, तो यार ऊँटा खातर कितनी उपयोगी है? ऊँटों के लिए घास हर तरह से उपयोगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी घासों की तुलना में ज्यादा पोषक होती है, ज्यादा पाचक होती है, और इसमें कोई बाधक तत्व नहीं होते। जैसे दूसरे किसी प्रजाति में जैसे फाइबर्स होते हैं, ज्यादा फाइबरस प्लांट होगा, मतलब ज्यादा सख्त लकड़ी जैसा होगा, तो वो खाया नहीं जाता है। जैसे ग्रामना है, घास यही का है लेकिन बहुत सख्त है, तो जानवर उसको उतना अच्छे से खा नहीं पाते हैं। एक और चीज इसकी यहाँ पे कि यहाँ की मिट्टी हमारी रेतीली मिट्टी है, तो उसमें क्या है कि अगर जड़ ऊंची रहेगी तो जब ऊँट खाएगा जोर लगा के तो वो साथ में उखड़ सकती है। लेकिन इसकी जड़ें चूंकि 1.5 मीटर तक गहरी जाती है, तो ये ऊँट के ऐसे काटने से या ऐसे खाने से, जोर लगाने से भी ये बाहर नहीं आती उखड़कर। और फिर एक और चीज यहाँ के लिए है कि यहाँ की जो मृदा है वो जब उड़ती है हवा के साथ तो उसको ये पकड़ के रखती है, क्योंकि जड़ें गहरी होती है और ये बुंजा रूप में फैलती है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या है मिट्टी को पकड़ के रखती है और मिट्टी को बहाव नहीं होने देती, मिट्टी का कटाव नहीं होने देती। तो ये हर तरह से ऊँट के लिए और यहाँ की जलवायु के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल मतलब वही है ओम जी भाई कि भाई इनकी उपयोगिता इतनी है कि भाई ई वास्ते ने क्या करे कि वो राजा है। हाँ, घासा रामायण और राजा है। और देखो सेव मोटी बात आ है कि जब भी कोई पशु चरे, चाहे ऊँट हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी चरे, तो ये जड़ है जी बारह को नहीं कारण डॉक्टर साहब जी बताया कि 1.5 मीटर ठेठ माए तक यदि जड़ है। दूसरी क्या है कि मिट्टी रो जी कटाव एक बड़ी समस्या होया करे, बा कटाव आओ जी घास है होन कौन दे, तो मिट्टी अगर बैठे रहसी तब तो बा किसान वास्ते भी बढ़िया है और कोई भी उत्पादन लो भी सारू भी बहुत उपयोगी है बात। तो और अब बात करना सा के गीतड़ लेरी बिल्कुल सा ज्ञान साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी। देखो बात कटाव नहीं करें तो कटाव अपन ही है इनके अपन जगह श्रोता है वे भी कटे नहीं है, ज्ञान के साथ साथ अगर मनोरंजन भी हुए नहीं तो लोग ठहराव हुए और सुनो जी को गहराई नहीं बाबी बढ़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊँटारी बातियां। और आज चौपाल में जानकारी देने अनुसार पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर प्रियंका गौतम। और आज आप बातचीत करिया शुष्क क्षेत्र में चारा प्रबंधन सारू सेवण घास रो महत्व विषय पर।
डॉक्टर साहिबा गीतले हूँ पहले बतायो कि भाई इन्हें किन भात लगाई जाए और किन बातों नो ध्यान रखी जाए। तो अब सवाल वो आवे कि भाई इन सेवण घास ने लगावती बेड़ा कोई अलग अलग विधियां होया करे, कोई इनरा कोई अलग अलग तरीका होया करे जिके सु बा अच्छी तरह सु लाग जावे और उनसु आपने उत्पाद भी अच्छो मिल जावे। हाँ भोम जी भाई, मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या है कि अलग अलग विधियों से इसको लगाते हैं। मुख्यतः हम 4 विधियां इसकी इस्तेमाल करते हैं। एक होता है छिड़काव विधि से, और एक बीजों को पंक्तियों में लगाना, पौध द्वारा लगा सकते हैं, और जड़ों से, जिसको रूटेड स्लिप्स कहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर यही वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं अलग अलग तरीके से। छिड़काव और इसमें लाइन में लगाने के लिए क्या करते हैं, 1 भाग बीज, उसमें 5 भाग मिट्टी, उनको मिलाकर अच्छे से मिश्रण तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनको अच्छी तैयार की हुई मिट्टी में उसका छिड़काव करते हैं। उसमें क्या है कि छिड़काव इस तरह से करें कि बहुत मिट्टी उसके ऊपर ना रहे, क्योंकि बीज हल्का होता है और अगर हवा आ गई तो बीज उठने का भी खतरा रहता है उसमें। तो उसमें हल्का बीज रहे और ऊपर से नमी रहे, पानी दे दें या बारिश आ जाए तो उसका अंकुरण हो जाता है। उसी तरह से जो बीज को पंक्तियों में बुआई करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि ट्रैक्टर से कल्टीवेटर जोड़ के और 5-7 सेंटीमीटर का कुंड तैयार करते हैं। उसके बाद हम ऐसे बिजाई करें कि जो मानसून आने के टाइम पे कि जो बीज है वो उस कुंड में गिरे, और उसके बाद वो जो बीज मिट्टी रहती है बीज के साथ, वो उसको ढकने के लिए पर्याप्त होती है, और उसके साथ वो जर्मिनेशन उसका हो जाता है या वो अंकुरित हो जाता है। इस वाली विधि में एक अच्छी बात यह है कि आप इसके बीच में जो कचरा या कुछ और दोबारा कल्टीवेटर चलाना चाहें तो जो बीच में लाइन में लगा रहता है पौधा, तो उसको चलाना आसान हो जाता है। कल्टीवेटर चला के आप उसमें से कचरा निकाल सकते हैं, और ये दिखने में भी ठीक रहता है और अच्छे से लगता है। इसमें एक चीज और है कि ये क्योंकि ये घास फैलती ज्यादा है, तो इसके बीजों को जो लगाना चाहिए उसके लिए कम से कम 75 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए पौधे से पौधे के बीच में, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो उतना जगह ले लेता है। तो 1 मीटर पे लगाएंगे तो पौधा बहुत अच्छे से लगेगा, बहुत अच्छे से फैलाव लेगा और बहुत अच्छा पौधा लग जाएगा। तीसरा है फिर हम पौध के द्वारा लगाते हैं। जैसे बाजरा में होता है, हम छोटी सी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद उसको मेन खेत में जाकर लगा देते हैं। उसी तरह से इसमें भी आपको बीजों के एकदम नमी की छोटी छोटी क्यारी बनानी है और नमी वाली जगह में बीज लगाना है, अच्छा खाद दे के उन बीजों को तैयार करना है। उसके बाद 45 से 60 दिन का बीज, जब उसके बीच में राइजोम या गांठें बन जाए बीज नीचे, तब आप पूरा जड़ सहित उसको उखाड़ें, अच्छा पानी दे के उसको उखाड़ें और उसको खेत में जाकर लगा दें। इस विधि से जब हम लगाते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा लेबर ज्यादा लगती है इसमें, लेकिन इस विधि से क्या है कि इसमें 2 से 2.5 किलोग्राम बीज में ही आप 1 हेक्टेयर में पूरा चारागाह लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि जैसे जो बीज व छिड़काव वाली विधि है उसमें हमको जैसा चाहिए वैसा अंकुरण नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या है, हम जैसा चाहते हैं वैसा आशातीत हमें चारागाह प्राप्त होता है जी। एक और विधि है रूटेड स्लिप्स वाला। उसमें क्या है कि हम जो पुराने लगे हुए पौधे हैं उनको उखाड़ते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, ऊपर वाला भाग काट देते हैं, और जो जड़ें हैं एक पौध में 2 से 3 गांठें रहे उसको यथास्थान पर हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं या लगा देते हैं। और ऐसा करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए हमें 13,000 से 18,000 जड़ों की आवश्यकता होती है। तो उस तरह से हम इसको पूरा लगा सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर यही वाला तरीका लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि चांसेस ज्यादा रहते हैं, चारागाह तैयार हो जाएगा या जो अपने पौधे लगाए हैं वो चल जाएंगे, उसमें ये रहता है। क्योंकि 30% अंकुरण के साथ एक चारागाह में थोड़ा मुश्किल होता है, इस वाले में थोड़ा सा आसान रहता है काम जी। और अब डॉक्टर साहब आप बात करा कि सेवन घास रे विकास में किसी किसी बाधा में आ सके और उन्होंने निवारण किन बात कर सका। सेवन घास का जो चारागाह है उसमें यहाँ पे सेवन घास के चारागाह या दूसरे चारागाहों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो राजस्थान या बाकी जगह में भी वो ये है कि जितना हमारे पास जमीन या जितना चारागाह है उससे ज्यादा हमारे पास जानवर हैं। तो उससे क्या है, हम ज्यादा जानवर चराते हैं और उनको अवैज्ञानिक तरीके से चराते हैं, उसको ग्रेजिंग का टाइम नहीं हम फिक्स करते हैं, जानवर बस छोड़ देते हैं। तो उससे क्या है कि चारागाह की उत्पादकता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चारागाह पूरा विकसित नहीं होता और वो ज्यादा चर लेते हैं, जिसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। वो ज्यादा चर लेते हैं तो फिर उसको निकलने में टाइम लगता है। आप एक जगह से कम जानवर होंगे तो थोड़ा ऊपर से चरेंगे तो वो जल्दी जल्दी फुटान होगा घास का, लेकिन ज्यादा चरने से उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जब वैज्ञानिक भी जब काम करते हैं तो खाद्यान्न फसलों को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी घास है, जो बहुत अच्छी घास है, ये थोड़ा पीछे छूट जाती है। तो इसकी उन्नत किस्में हमें उतनी मिलती नहीं है। किसान भाई भी और जो काम करते हैं इस घास पे, वो सब वही है कि जो उनके पास है उसी को वो लेके आगे आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार इसमें गुणवत्ता वाला बीज नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका बीज थोड़ा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो वो क्या है कि हवा तेज आएगी, जमीन पे गिर जाता है बीज, तो उस बीज को इकट्ठा करते हैं तो उसका क्या अंकुरण बहुत कम होता है। तो शुद्धता वाला बीज हमें
मिल नहीं पाता है। और इसी तरह से कुछ कुछ ये 3-4 समस्या यहाँ पे जो है सेवन चारागाह के लिए आती है। तो बीज अगर जी कोई लेना चाहे तो वो फिर किटसू ले सके डॉक्टर साहब? बीज ले सकते हैं, जैसे कुछ कुछ रिसर्च संस्थान जो है, जैसे यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी में ARS वाला है, वहाँ से ले सकते हैं। काजरी संस्थान है, वहाँ से भी ले सकते हैं। एक जयपुर में भी एक शॉप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आसपास जो दुकानें हैं वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, बीज मिल जाता है सेवन का आसानी से। चारा प्रबंधन सारू सेवन घास रे सागे और किसी वनस्पति यहाँ पर लगा सका? चारागाह में जैसे अगर आपके पास एक पहले से ही खेत है जिसमें आपके साथ उसमें खेजड़ी लगी हुई है, अरडू लगा हुआ है या अंजन के पेड़ लगे हुए हैं जो चारा के लिए उपयुक्त पेड़ हैं, वो लगे हुए हैं, तो आप उनके बीच में सेवन लगा सकते हैं। और अगर आप नया चारागाह लगा सकते हैं तो 10 बाई 10, 15 बाई 15 मीटर की दूरी पर खेजड़ी के पेड़ लगा सकते हैं, अरडू लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, जो यहाँ के जानवरों के लिए अच्छा चारा है। वो पेड़ आप लगा सकते हैं और उनके बीच में आप 1 बाई 1 मीटर पे सेवन घास लगा सकते हैं। और अगर आपको फसल भी लेनी है बीच में, तो आप सेवन घास की 3 मीटर, 6 मीटर या 9 मीटर चौड़ी पट्टी बनाएं और उसके बीच में आप जितनी जगह चाहें उतनी जगह उसके लिए छोड़ दें फसल के लिए। तो उसके बीच में सीजन में आप अपनी फसल लगाएं और वो पट्टी सेवन की जो है वो ऐसे लगी रहेगी, उससे उसका काम चलता रहेगा। ऐसा इसलिए कि जैसे कहीं कहीं जगह पे बहुत मिट्टी का कटाव होता है ना, तो वहां पे अगर हम लंबी लंबी पट्टियों में घास लगा देंगे तो मिट्टी कट के नहीं जाएगी और जो आपकी बीच वाली जगह है उसमें आप आराम से अपनी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज अपन मिली और जितना भी पर जिज्ञासा थी वे समाधान मिली है। बिल्कुल हुआ है साहब जी भाई। तो अब देखो वक्त जो है वो भी इशारो कर रही है, और इनके साथ आपने चालना है। हाँ बिल्कुल चालना सा। तो भैया आज देखो आप बातचीत करी ही शुष्क क्षेत्र में चारा प्रबंधन सारू सेवन घास रो महत्व और जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका गौतम। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे यार, माने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी इन सारू। मैं आपने देवा धन्यवाद और मैं करा आपने राम राम सा। राम राम सा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।